हाँ जी सर, क्या हाल चाल? गुड टू सी यू। अब आए और थैंक यू सो मच फॉर बीइंग शुक्रिया। हियर। सो चौधरी चरण सिंह का बर्थडे और बात करनी है तो कहाँ से शुरू करें, आप बताओ। इतनी लंबी यात्रा है उनकी हम्म। और काम भी बहुत सारे हैं, बहुत सारे पहलू हैं उनके व्यक्तित्व के। तो बात तो शुरू से ही शुरू करें तो बेहतर है। चलो फिर 1857 की क्रांति से बात शुरू करते हैं। सो 1857 में जब उनका परिवार बल्लभगढ़ में रहता था तो वहाँ से वहाँ पर जो रेवोल्यूशन हुआ था उसमें बल्लभगढ़ के राजा नाहर सिंह का एक बड़ा प्रोमिनेंट रोल था। तो वहाँ से जो माइग्रेट करके ये फैमिली आई चौधरी चरण सिंह जी की, और उनका क्या रोल था उनकी फैमिली का, तो उससे उस पे आपका क्या ओपिनियन है? तो जो हिस्टोरियंस कहते हैं और जो दस्तावेज कहते हैं तो वो ये है कि इनका मूलतः परिवार बल्लभगढ़ में रहता था। 1857 की क्रांति हुई। नाहर सिंह तब वहाँ के राजा हुआ करते थे। तो नाहर सिंह के नेतृत्व में वहाँ पे विद्रोह हुआ। इनके दादा नाहर सिंह की फौज में थे। अच्छा, दादा थे। दादा थे और वो लड़े भी, जमकर लड़े, शहादत भी दी। और फिर इनकी फैमिली जो है, फादर और उनके भाई, वो माइग्रेट होकर के मेरठ आए। मेरठ में मीरपुर गांव में ये लोग आए। तो वहाँ आकर के ये खेती करने लगे। कुछ 5 एकड़ ज़मीन के ये टेनेंट थे। टेनेंट मतलब कि तब मालिकाना हक नहीं था ज़मीनों का। जोत पे जो मिलती हाँ, थी जो जमीन। जो खेती करता था वो मालिक नहीं होता था। तो टेनेंट की तरह होता था, एक तरीके से किराएदार किसान कह सकते हैं। तो 5 एकड़ ज़मीन पे इनके फादर खेती करते थे और वहीं ये पले बढ़े। फिर शुरुआती शिक्षा इनकी मेरठ में ही हुई और फिर हायर एजुकेशन के लिए ये आगरा चले गए। अच्छा, आगरा। हाँ, तो आगरा से इन्होंने बीएससी किया पहले। फिर 1923 में इनका बीएससी पूरा हुआ। 25 में इन्होंने हिस्ट्री में मास्टर्स किया और फिर इन्होंने वहाँ से एलएलबी किया। ओके। तो जैसे हम चौधरी चरण सिंह को देखते हैं तो करीबन 15 महीने वो जेल में रहे। तो वो ज़्यादा रहे। ज़्यादा 2 साल 11 महीने। 3 बार जेल गए। एक बार 6 महीने के लिए गए, एक बार 1 साल के लिए गए और एक बार 15 महीने के लिए गए। अच्छा, इस तरीके से करके। हाँ सॉरी, 15 महीने नहीं, 2 साल 11 महीने कुछ था। तो वो जो वो टाइम था, उस वक्त उनको पहली बार रियलाइजेशन कब हुआ कि भाई मेरे को अपनी वकालत छोड़ के ये जो फ्रीडम स्ट्रगल है इसमें अब इन्वॉल्व होना चाहिए? जब ये आगरा में पढ़ने गए तो देखिए उस वक्त क्या था नहीं, ये 1920 का समय है और उस वक्त गांधी जी पूरी तरह सक्रिय हो गए थे। तो जो खिलाफत आंदोलन है वो चरम पे था और वो परिस्थितियाँ थी। तो गांधी जी का प्रभाव पूरे देश में था। इनके ऊपर भी गांधी जी का प्रभाव आया। आर्य समाजी परिवार से ये थे तो आर्य समाज का कुछ प्रभाव था। आज का आर्य समाज और उस वक्त का आर्य समाज बड़ा डिफरेंट चीज़ है। आज तो कुछ है ही नहीं, खत्म ही हो गया तो ऑलमोस्ट। आज तो सनातन धर्म की बात करने लग गए आर्य समाज। लेकिन उस वक्त आर्य समाज एक समाज सुधार आंदोलन की तरह था। ये भी कहा जाता है कि सिखिज़्म जो जिस तरीके से बढ़ रहा था तो आर्य समाज एक तरीके से उस जो कन्वर्जन हो रहा था किसान कम्युनिटीज़ का, सिख बन रहे थे, उसको नेगोशिएट करने के लिए भी आर्य समाज का आप देखेंगे पूरा टेरिटरी जो है ना आर्य समाज की, वो इस तरीके से है जहाँ सिखिज़्म की सीमा है वहाँ से आर्य समाज का चालू होता है। आप देखेंगे राजस्थान से लेके हरियाणा और फिर यूपी तक पूरा। अच्छा, उस हिसाब से। हाँ, वही आर्क बनता है पूरा। तो आर्य समाजी परिवार से थे और आर्य समाज उस वक्त मतलब बहुत प्रोग्रेसिव जो होता है, जातिवाद के खिलाफ, सारे पाखंडों के खिलाफ, मूर्ति पूजा के खिलाफ, इस तरीके का एक प्रोग्रेसिव होता, कुछ प्रभाव तो वो था। और फिर 1920 में जब ये आगरा कॉलेज में पढ़ने लगे तो वहाँ पर ये गांधी जी के विचारों से, गांधी जी का, क्योंकि हर जगह उनके विचार पहुँच रहे थे, उससे ये प्रभावित हुए और धीरे धीरे वहीं से इनके अंदर जो है इन सब चीज़ों को लेकर के जागृति आने लगी और ये उसमें शामिल। जो जेल डायरी जो है, जो उन्होंने जेल में जब वो थे तब वो लिखी थी, क्या है उनके बारे में, क्या उनमें क्या सब्सटेंस है, किस प्रकार की वो किताब देखो है? उन्होंने 2 जेल डायरियाँ लिखी क्योंकि 3 बार जेल गए। तो
2 जेल डायरिया लिखी, एक शिष्टाचार करके किताब लिखी, वो भी जेल से ही लिखी। तो जेल डायरिया दरअसल आज हमारे लिए एक हिस्टोरिकल दस्तावेज बन गया है, लेकिन उस वक्त उनके लिए एक जो उनके सोच आ रही है, जो उस वक्त सोच रहे हैं, उनको दर्ज करते थे। तो उनका जो पॉलिटिकल एजेंडा था, क्या सोचते थे राजनीति के बारे में, वही सब चीज़ें कि क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, किस तरीके का समाज होना चाहिए, क्योंकि किसान समाज से थे और गांव से थे, तो ज़्यादा उनका जो लगाव है या फोकस है वो गांव देहात के लोगों के बारे में, गांव देहात कैसे होने चाहिए, क्या व्यवस्था होनी चाहिए। शिष्टाचार में वो थोड़ा सा मोरल लेसन्स पे बात करते हैं कि किस तरीके से जीवन जिया जाना चाहिए। तो जैसे कोई भी तरीके का नशा हो उससे दूर रहने की बात है, या सच बोलना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, वही सारी चीज़ें उन्होंने। तो वो किताबें एक तरीके से, एक होता है ना संवाद करने वाला सा एक तरीका है कि वो क्योंकि जेल में आप किसी और से बात नहीं कर सकते, तो वो एक संवाद है। अच्छा। अगर बहुत क्लासिक बुक्स के दायरे में देखा जाए तो उसके बाद में जो इनकी बुक्स है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिस्ट हम बोल सकते हैं इनका, जितना जो बाद की किताबें हैं उन किताबों को देखें तो किताबों के तौर पे अगर देखा जाए तो वो बाद की किताबें, ये एक संकलन सा है कि उस वक्त उन्होंने जो भी लिखा। तो अच्छा, वो जो किताबें हैं उनके बारे में थोड़ा बताइए। जैसे वो इंग्लिश में लिखी हुई हैं और एक जाट और इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करता है, वो भी अंग्रेजी में। नहीं, सारा कैसे ये देखो, ये क्या है कि बहुत सारे पूर्वाग्रह और बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स जो होते हैं, वो सारे पूर्वाग्रह स्टीरियोटाइप्स पूरी ज़िंदगी चौधरी साहब का पीछा करते रहे कि गांव का आदमी, किसान परिवार का, जाट कम्युनिटी को लेके अलग ही स्टीरियोटाइपिंग वो है, है आधे कंप्लीट ही मानते हैं। हाँ। पढ़े लिखे नहीं होते, ये नहीं होता वो। तो ऐसा समझ है, लेकिन ऐसा कोई सच है नहीं, ये पूर्वाग्रह स्टीरियोटाइप्स है। बहुत अच्छे पढ़े लिखे जहीन इंसान थे, काफ़ी पढ़ाई करी। इनका 1942 का एक ऐसे है, वो मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये वकालत कर रहे थे कि ग्रामीण समाज के बच्चों को 50% आरक्षण होना चाहिए। और उसमें जो वो आर्ग्यूमेंट्स देते हैं सारे तमाम, जो आज आरक्षण को लेकर के जो आर्ग्यूमेंट आज पुट किए जाते हैं, वो बहुत क्लियरली उस ऐसे में लिखते हैं कि आरक्षण एक तो कोई गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम नहीं है, ये प्रतिनिधित्व का मामला है। व्यवस्था सत्ता संचालन में लोग होने चाहिए। वो आर्ग्यूमेंट उसमें देते हैं कि भाई अगर कोई जज की कुर्सी पे बैठा है और वो ज़मीन से जुड़े मामले विवाद को वो सुलझा रहा है, खेती की ज़मीन से, तो उसको पता होना चाहिए कि खेती की ज़मीन का विवाद कैसा होता है, तो उसको वो नॉलेज होनी चाहिए। मेरिट के आइडिया को वो खारिज करते हैं उसमें, वो बोलते हैं कि मेरिट आप किस तरीके से, इवेल्युएशन पे हम बड़ा आजकल बहस चलती है ना, नए से नए तरीके लाते हैं, हर तरीके की इंटेलिजेंस को आप इवेलुएट करिए, 4-5 तरीके की कोई आप कर पाते हो। तो वो कहते हैं कि मेरिट तो एक बनाया हुआ सिस्टम है ना, कि आप किसको मेरिट मानेंगे, कि 4 किताबें पढ़ी उसको मेरिट मानेंगे, या एक खेती का जो सदियों का किसी का ज्ञान है, नॉलेज ट्रेडिशन है, उस नॉलेज ट्रेडिशन को आप ज्ञान मानेंगे। तो वो उस तरीके से सोचते थे। दुनिया भर की किताबें पढ़ी, उसमें वो कार्ल मार्क्स का भी रेफरेंस देते हैं, क्लास स्ट्रगल का भी रेफरेंस देते हैं कि भाई अल्टीमेटली जो भी व्यवस्था में व्यक्ति होगा वो अपनी क्लास के इंटरेस्ट पे काम करेगा। तो अगर आप ये चाहते हैं कि ग्रामीण समाज या खेती करने वाले लोगों या भूमिहीन किसानों या श्रमिकों, उनके इंटरेस्ट की बात करनी, तो उनकी क्लास का व्यक्ति वहाँ पर डिसीजन मेकिंग पे बैठा होगा, तब वो कर पाएगा।